वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक रॉड की वजह से हमने उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा हमने निकाला था। फिर उसके बाद हमने एक फाइनाइट लेंथ की रॉड ली थी और उसकी वजह से एक पी पॉइंट पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सिस। एक रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब हम क्या है, हमारे पास है एक, तो ये है हमारे पास कोई एक रिंग, ठीक है। और इस रिंग पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। इस रॉड पर क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ये रिंग कैसी है, ये रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। और इसका जो सेंटर है वो है O, इसका जो सेंटर है वो है O। अब तुमसे कहा क्या गया है कि इस सेंटर से कुछ x डिस्टेंस दूर, इस सेंटर से कुछ x दूर P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस कितनी है, OP कितना है भाई, OP कितना है वो है x। यहां से x डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। यानी इस रिंग के एक्सिस पर, यानी इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या है, रॉड के इस रिंग के एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस रॉड की मान लेते हैं जो रेडियस है वो है r, ठीक है। इस रॉड की जो रेडियस है वो है r। अच्छा, अब होगा क्या, इस रॉड की वजह से हम यहां पर अभी पॉइंट चार्ज वाला जो कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो अभी यहां पर हम नहीं लगा सकते। तो फिर करेंगे क्या, अगर देखो मैं इस रॉड के इस छोटे से एरिया को कंसीडर करूं, इस पर है ना, इस छोटे से एरिया को कंसीडर करूं इतने को, तो यहां पर जो है छोटा सा चार्ज होगा dq। इस छोटे से एरिया पर छोटा सा चार्ज होगा dq, है ना, छोटा सा चार्ज होगा dq। और ये जो P पॉइंट के साथ ये जो एंगल बनाएगा उस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। ये जो P पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को मैंने नाम क्या दे दिया, थीटा। उस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, थीटा। अच्छा, अब ये छोटा सा चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है, तो ये छोटा सा चार्ज जो है वो बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। ये जो छोटा सा चार्ज है स्मॉल dq बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, ठीक है। क्या बोला, स्मॉल dq, ये जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये छोटे से चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी, है ना, वो भी क्या होगी, छोटी सी होगी। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस dq चार्ज की वजह से वो कितनी होगी, dE, वो कितनी होगी, dE। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं इस एक्सिस को आगे बढ़ाऊं तो ये जो यहां पर जो थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अच्छा, अब मैं गौर से देखूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मुझे यहां पर देखने को मिलेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे क्या है, दो कंपोनेंट देखने को यहां पर मिलेंगे। एक आएगा मेरा इस डायरेक्शन में जिसको मैं बोल दूंगा dE cos थीटा, इसको मैं क्या बोल दूंगा, dE cos थीटा। और एक आएगा मेरा ऊपर की तरफ, एक आएगा मेरा ऊपर की तरफ dE sin थीटा। दूसरा कौन सा होगा मेरा, dE sin थीटा। अच्छा, हमारे दो कंपोनेंट आ गए। अब यहां पर अगर मैं देखो, अगर मैं इस छोटे से एरिया को और कंसीडर करूं, है ना, मैं रॉड के इस इस रिंग के अगर मैं इस एरिया को और कंसीडर करूं तो इस एरिया पर कितना चार्ज होगा, इस पर भी छोटा सा एरिया है तो इस पर छोटा सा चार्ज होगा dq, ठीक है। और इस पॉइंट जो पॉइंट है ये जो dq है, मतलब अगर मैं इसको यहां से P पॉइंट से मिला दूं तो ये जो एंगल बनाएगा ये भी कितना बना रहा है, एंगल थीटा। ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। और मान लो कि ये जो डिस्टेंस है dq से इस P पॉइंट तक की वो है r। इस dq से जो P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, r।
तो अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी ये छोटा सा चार्ज है डी क्यू, इसकी वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई, और ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा थीटा, थीटा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिमेट्री से ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। तो अब इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक डीई कॉस थीटा और एक डीई साइन थीटा, एक डीई साइन थीटा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि जो डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी इस रॉड की, इस रिंग की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो इस डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी, है ना, वो डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी, क्योंकि यहां पर इस रॉड पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट काटूंगा उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई साइन थीटा वाली वो एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी, है ना। जितने भी डीक्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर जो साइन थीटा डीई साइन थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और जो डीई कॉस थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐड हो जाएगी। कैसे देखो, अरे ये हमारा डीक्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, है ना, और ये हमारा डीक्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, है ना। तो जो डीई कॉस थीटा वाली है ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये देखो ऐसे जा रही है, ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों हाथ, देखो ध्यान से देखो, एक ही डायरेक्शन में दोनों हाथ जा रहे हैं मेरे, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, डीई कॉस थीटा वाली ऐड हो जाएगी। लेकिन साइन थीटा वाली कैसी है, साइन थीटा वाली ऐसे जा रही है, देखो डीई कॉस थीटा ऐसे, डीई कॉस थीटा ऐसे, डीई साइन थीटा ऐसे, डीई साइन थीटा ऐसे, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मुंह फिर रहे हैं, एक दूसरे से मुंह फिर रहे हैं, और भैया मुंह फिर रहे हैं तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक दूसरे की बातों को काटेंगे। तो इसका मतलब डीई साइन थीटा कैंसिल, और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं डीई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड करने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो इस पी पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी निकल के आएगी, देखो ई जो होगी वो कितनी होगी, ई होगी के डीक्यू, अरे सॉरी, वो आएगी डीई कॉस थीटा, और इसका मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन, इसका क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर निकालूंगा डीई की वैल्यू, है ना। मैं क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर डीई की वैल्यू, इस डीई की वैल्यू मैं निकालूंगा। तो यहां पर डीई की वैल्यू क्या होगी, के डीक्यू, और डिस्टेंस कौन सी होगी, इस डीक्यू और पी पॉइंट के बीच में क्या है, आर, आर स्क्वायर, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर रखूं, तो क्या आएगा मेरा निकल के क्या आएगा, E इज इक्वल टू के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहां तक बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। अच्छा, अब यहां पर देखो के भी कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और ये कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो थीटा सेम आ रहा है ना भाई, थीटा सेम आ रहा है, ये थीटा ये भी थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, सब कुछ थीटा है, तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, और ये के भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीजों को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो वो कितना आ जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, डीक्यू का, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा डीक्यू का। एक सेकंड रुकना, ठीक है, तो इंटीग्रेशन होगा डीक्यू का। अब यहां पर होगा क्या, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं तो देखो क्या होगा, ये एंगल है मेरा थीटा, ये है r, और ये कितना है r, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x। तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, cos थीटा होगा मेरा x अपॉन के r, cos थीटा कितना होगा, x अपॉन के r। तो e कितना होगा यहां से, k अपॉन r स्क्वायर x अपॉन r dq,
डी क्यू। अच्छा ये आर से आर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं आर क्यू, आर क्यू लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आई के एक्स अपॉन आर क्यू और इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का। अच्छा डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमारा डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है के एक्स और डी क्यू का क्या होगा क्यू अपॉन आर क्यू, अपॉन आर क्यू, ठीक है। अच्छा अगर मैं अब यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी आएगी, आर की वैल्यू देखो, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, फिर से इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये है आर, ये है मेरा थीटा, ये कैपिटल आर और ये एक्स। तो ये क्या है, आर है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। यहां तक ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है। आर की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो ई कितना होगा यहां से के थीटा इंटू एक्स, सॉरी के क्यू एक्स, थीटा नहीं है ये के क्यू है भाई, है ना, के क्यू एक्स अपॉन की आर की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2, है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल के आई है, ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस। ये किसकी निकल के आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सिस, एट एन एक्सिस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है ये हमारी रिंग की एक्सिस पर निकल के आई है, ये क्या है हमारी रिंग की एक्सिस पर निकल के आई है। तो एक बार समझो इसको कैसे हुआ, हमारे पास थी एक रिंग, हमारे पास क्या थी, एक थी हमारे पास रिंग, और ये जो रिंग थी वो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। वो रिंग कैसी थी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। तो इसकी वजह से हमने दो डीक्यू एलिमेंट्स काटे, दो डीक्यू एलिमेंट्स काटे, तो इनकी वजह से जो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट होंगे डीई cos थीटा और डीई sin थीटा, डीई cos थीटा ऐड डीई sin थीटा कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो डीई cos थीटा वाली कंपोनेंट की वजह से आएगी। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया डीई cos थीटा का, डीई की वैल्यू निकाली यहां पर रख दिया। अब ये जो k cos थीटा और r स्क्वायर क्या है, सब कांस्टेंट है तो सबको बाहर ले लिया। dq का इंटीग्रेशन क्या होता है q, तो यहां पर जो वैल्यू आई k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है ये रिंग की वजह से है और उसके एक्सिस पर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस की, है ना, कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करने वाले हैं। अच्छा अब एक चीज बताइए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ, अरे बात समझ में आई या नहीं आई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है किसी भी रिंग की वजह से, वो है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं और केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं, और वो केस 1 क्या कहता है, केस 1 ये कहता है कि मान लो इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, यानी ये जो हमारी रिंग थी, ये जो हमारी रिंग थी, ये इस सेंटर था इसका, और इस सेंटर से p पॉइंट की दूरी कितनी थी, इस सेंटर से p पॉइंट की दूरी कितनी थी x, है ना, इस सेंटर से p पॉइंट की दूरी कितनी थी x। अब ये बोल रहा है कि ये x जो है 0 हो जाए, ये x जो है 0 हो जाए, तो ये पॉइंट p जो है वो सेंटर पर आ जाएगा इसके, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर ऑफ रिंग पर निकालनी है हमें, सेंटर ऑफ रिंग पर हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो किसी भी रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, x इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कैसे आती है ये चीज समझो। देखो ये है हमारे पास कोई एक रिंग, ठीक है, और ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये कोई रिंग है और ये रिंग कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है भाई। ए समझ में आया क्या तेरे को? ओके मामू, ठीक है। तो ये जो रिंग है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हमसे पूछा कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, 0 तो है लेकिन साफ कैसे है ये चीज बता दो। ये है इसका सेंटर, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से ऐसे, ठीक है, इसके जस्ट सामने कोई दूसरा चार्ज होगा उसकी वजह से ऐसे, किसी की वजह से ऐसे, एक की वजह से ऐसे, यानी और देखो इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से ऐसे, इसकी डायमेट्रिकली अपोजिट ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो चार्ज है ये जो रिंग है, ये रिंग जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा। यानी हर चार्ज के यहां पर जो हर चार्ज, यानी जो रिंग पे जितने भी चार्ज हैं उस रिंग के उस चार्ज के डायमेट्रिकली अपोजिट कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा, और हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो क्या है, यहां पर एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा होगा। अरे जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, यानी हर चार्ज के सामने कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है कि हर चार्ज के सामने कोई दूसरा चार्ज है, और वो क्या है, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेंगे। तो इस पॉइंट पर, इस सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 निकल के आने वाली है, वो 0 निकल के आने वाली है। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले से ले तो अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 0 तो सेंटर पर कितना आएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कि केस 2, देखो केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अगर मान लो कि x जो है वो मच ग्रेटर देन r, x इज मच ग्रेटर देन r, यानी जो पॉइंट है, पॉइंट फार अवे फ्रॉम रिंग, यानी अब जो हमारे पास रिंग थी, ये जो हमारे पास रिंग थी, है ना, अब जो रिंग से हम ये जो पॉइंट निकाल रहे थे, है ना, इस पी पॉइंट पर निकाल रहे थे, तो वो पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, वो क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा दूर आने पर क्या होगा कि x जो है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर की बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर r को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब r को हम 0 के इक्वल मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, k q x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से जो आएगा k q x अपॉन एक्स क्यू, एक x से एक x कटेगा, तो यहां पर कितना आएगा, k q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी k q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी या नहीं थी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी या नहीं थी। तो इसका मतलब फॉर फार अवे पॉइंट रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज। भाई देखो इंग्लिश जैसी भी है यार, समझ लेना बस, है ना, इंग्लिश तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। सीधी बात ये बोल रहा है, यहां पर जो लिखा है उसे भूल जाइए, मैं बता रहा हूं। समझो क्या है कि अगर मैं
इस पी पॉइंट को, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इस पी पॉइंट को, अगर मैं इसको रिंग से बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं, बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं, तो ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। वो क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी मतलब समझो कि कोई, अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा दूर से जाकर देखो, तुम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दूर से जाकर देखो तो तुम्हें वो कैसी लगती है, बिल्कुल छोटी सी लगती है या नहीं लगती है ना। अब जैसे तुम ही देखो, अब जो जहाज है, जहाज एरोप्लेन, वो हवा में उड़ता है ना, हवा में उड़ता है, तो तुम्हें कैसा लगता है, वो कैसा लगता है, पंछी जैसा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन क्या रियल में वो पंछी जैसा होता है? सोचो सोचो, है जो हवाई जहाज होता है ना, वो क्या है, कैसा दिखता है, तुम्हें बहुत ज्यादा छोटा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये जो रिंग है, अगर मैं इस रिंग के जो पी पॉइंट है, अगर मैं उस पी पॉइंट को रिंग से बहुत ज्यादा दूर जाकर देखूं, है नहीं, अगर देखो मैंने क्या किया, मान लो अब किसी कोई इस पी, ये जो पी पॉइंट था है ना, इस पी पॉइंट पर मैंने किसी को बैठा दिया यहां पर, है ना, मैंने यहां पर किसी को बैठा दिया और उसके बैठा दिया उसको, अच्छा, और उसको बैठाने के बाद मैंने उस पी पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा दूर जाकर ले गया, बहुत ज्यादा दूर ले गया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया मैंने, दूर ले गया मैं इस पी पॉइंट को। अब मैंने ये जो रॉड पर बैठा, ये जो पी पॉइंट पर बैठा था, मैंने इसको भेजा था, मैंने पूछा इससे कि तुम्हें दूर से रॉड कैसी दिखाई दे रही है, दूर से रिंग तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है, दूर से रॉड रिंग तुम्हें कैसी दिखाई दे रही है। तो भाई साहब इसने बोला कि भैया जो रिंग है वो दूर से हमें बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्या है, पॉइंट चार्ज जैसी दिखाई दे रही है। तो जब रिंग बिहेव कर रही है पॉइंट चार्ज की तरह, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो कितनी आएगी, पॉइंट चार्ज वाली ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास ये जो x है, अगर मेरे पास ये जो x है, अगर ये x इन्फिनिटी हो जाए, x जो है इन्फिनिटी हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ये चीज समझ रहे हो? ये चीजें तुम कुछ खुद केसेस बनाया करो यार, है ना, खुद केसेस बनाया करो कि x इन्फिनिटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो रिंग क्या करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, है ना। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को बहुत ज्यादा बड़ा कर दूंगा आर स्क्वायर से, तो यहां पर क्या है, तो हमारा जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी वो उसके सेंटर पर जीरो आ रही थी, और उससे इन्फिनिटी पर, अगर मैं उस पॉइंट को अगर इन्फिनिटी पर ले जा रहा था तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही थी, है ना, बिल्कुल पास में, बिल्कुल सेंटर पे जीरो, इन्फिनिटी पर जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रही होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आ रही होगी कहीं ना कहीं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रही होगी, बीच में आ रही होगी। तो रिंग की वजह से जो ग्राफ बनता है, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, देखो वो कुछ कैसा बनेगा, ऐसा, वो कुछ कैसा बनेगा, ऐसा। अब देखो यहां पर सेंटर पर क्या थी, x इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, x इक्वल टू जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, है ना। और देखो अगर मैं x को इन्फिनिटी कर रहा था तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही थी, है ना। देखो यहां पे भी x क्या है, x यहां पे इन्फिनिटी है, x यहां पर सॉरी इन्फिनिटी है x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहां पर, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहां पर, जीरो, है ना। अच्छा इसको सर ऐसे भैया यहां पर ऐसे क्यों लिया इसको, है ना, इधर की साइड में क्यों लिया है, अरे इधर की साइड में क्यों लिया है, देखो ये जो हमारी रिंग थी, ये जो हमारी रिंग थी ये यही तो थी भाई रिंग। अच्छा अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अभी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर आएगी और एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर x जो थी वो पॉजिटिव थी और यहां पर x जो थी वो नेगेटिव थी, है ना। तो इसकी वजह से यहां पर ये हमने इधर भी खींचा है और इधर भी इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मैक्सिमम देखने को हमें कहां पर मिलेगी, इन दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम हमें देखने को मिलेगी, एक इस पॉइंट पर और ये एक इस पॉइंट पर, यानी यहां पर क्या है, हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, यानी इन दो पॉइंट्स पर
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है मैक्सिमम देखने को मिलेगी। इन दो पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम देखने को मिलेगी। अच्छा, अब इन दो पॉइंट्स की वैल्यू कैसे निकालें? ये तो ठीक है कि भैया यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी, है ना, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी, वो है ना, वो वैल्यू कितनी होगी, अब उस वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, है ना, मैक्सिमा या मिनिमा जब भी निकालते हैं, मान लो हमारे पास कोई ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है, कोई ये ग्राफ है और इस पॉइंट का अगर मुझे मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो स्लोप की जो वैल्यू होती है, स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप को कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx से। स्लोप को कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx से। तो स्लोप क्या होता है मैक्सिमम पॉइंट पर? 0। तो ये देखो, क्योंकि भाई देखो अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कैसी आ रही है? सीधी आ रही है टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसी आएगी? सीधी। तो dy ओवर dx की वैल्यू या इस पॉइंट पर क्या होगी? 0 होगी। अच्छा, यहां पर d y की जगह पे क्या लिख दूं मैं? e, यानी de ओवर dx की वैल्यू 0 कर दूं। अगर मैं de ओवर dx की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां से फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। फिर मैं क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, यानी de ओवर dx की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दूं, यानी इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देता हूं, तो मैं यहां से क्या है? इन दोनों पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इस ग्राफ को बनाइए, फिर यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो de ओवर dx को अगर मैं 0 कर दूं, है ना, de ओवर dx को अगर मैं 0 कर दूं तो उन दोनों पॉइंट्स की हमारी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी। तो de कितना था हमारा? e कितना था रेंज की वजह से? e था हमारा k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यही था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर जो निकल के आया था वो यही था। ठीक है, तो d ओवर dx किसका निकालूंगा मैं? d ओवर dx किसका निकालूंगा? k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। r स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करूंगा। यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल कर दूं? 0 के इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो k q क्या है? k q तो है कांस्टेंट। तो फिर मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? यहां पर dy ओवर dx किसका निकालूंगा? x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 और इसको किसके इक्वल कर दूंगा? 0 के इक्वल। यानी अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे 0 के इक्वल करना है ना। इसका डिफरेंशिएशन करूं मैं, अब ये तो कांस्टेंट है, अब इसको भूल जाओ तुम, ठीक है, k q को भूल जाओ। अब इतनी चीज का डिफरेंशिएशन करके ना मुझे ये 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, ये 0 के इक्वल रखना है। तो ये कुछ d ओवर dx कुछ ऐसी फॉर्मूले में u अपॉन b। अरे अगर मैं इसको u मान लूं और नीचे वाले इस पूरे को b मान लूं तो ये u अपॉन b की फॉर्मूले में नहीं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? d ओवर dx u अपॉन b का ये होता है v स्क्वायर और देखो u ऐसे ही रहेगा, u d ओवर dx किसका, सॉरी यहां पर b ऐसे ही रहेगा, b को एज उतारेंगे और d ओवर dx निकालेंगे u का, माइनस अब u ऐसे ही रहेगा और d ओवर dx किसका निकालेंगे? v का। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर मुझे u अपॉन b का डिफरेंशिएशन करना होता है तो मैं इस फॉर्मूले को रखता हूं, इस फॉर्मूले को रखूंगा। तो अगर मैं यहां से इसका डिफरेंशिएशन करूं तो b क्या है? ये तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? इसका q आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? q। अच्छा, अब मुझे ऊपर वाले का देखो b को पहले एज इट इज उतारो, ये जो b है इसको एज इट इज उतार लो पहले। x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो थी 3/2। और डिफरेंशिएशन किसका करना है? u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। माइनस अब u को ऐसे ही उतार लो, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है? डिफरेंशिएशन करना है इसका x d ओवर dx किसका निकालना है मुझे?
डी ओवर डी एक्स निकालना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? पहले समझो यहां तक हमने किया क्या है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन किया डी ओवर डी एक्स, उसको करते हैं 0 के इक्वल। जो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्सियल पॉइंट पर, वो है इतनी। तो इसका मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा, के क्यू क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब मुझे इतनी चीज का डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करना है, यानी अब इसको भूल जाइए के क्यू को, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। यहां से मेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, डी डिफरेंशिएशन u अपॉन b की फॉर्म बन रही है। ये क्या है, u अपॉन b की फॉर्म बन रही है। तो डिफरेंशिएशन जब भी मैं u अपॉन b का करता हूं तो वो क्या आता है, नीचे लिखूंगा मैं b का स्क्वायर, ऊपर क्या लिखूंगा b को एज इट इज उतार लेंगे, फिर क्या करूंगा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा u का, माइनस u का ऐसे ही उतार लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा b का। तो वही मैंने अभी यहां पर क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल। ये आपको बेसिक इंटीग्रेशन में, सॉरी यहां पर जब बेसिक पढ़ाते हैं ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, एक बार बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास देख लेना, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं साथ ही साथ बताता चल रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के, साथ ही साथ में फॉर्मूले कराता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहां पर होगा क्या, अब यहां पर होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 1 का 1 ही रहेगा, माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स उतर जाएगा। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन करूंगा डी ओवर डीएक्स का। अब मैं जब भी डिफरेंशिएशन करता हूं डी ओवर डीएक्स किसका, एक्स की पावर एन का, तो कितना होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये जो है ये हमारा क्या है एन। अरे अगर मैं इस पूरे को x मान लूं और ये n है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है x की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1। तो इसको आगे ले लूंगा मैं 3/2, इसको आगे ले लूंगा कितना 3/2, और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और इसकी पावर क्या होगी n माइनस 1। अब मैं 3/2 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मेरा कितना बचेगा 1/2। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये 1/2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या कहता है कि अभी इसका ये जो अंदर जो कुछ भी लिखा है अभी इसका और डिफरेंशिएशन होगा, और जब मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा 2x, और ये जो आर स्क्वायर का कितना आएगा 0, आर स्क्वायर का कितना आएगा 0, और हमारे पास क्या था वी स्क्वायर को ऐसे काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये कितना है क्यूब। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर। और ये किसके इक्वल चल रहा था भैया अभी तक 0 के इक्वल, ये सब कुछ किसके इक्वल है 0 के। अब मैं यहां पर करूंगा क्या, कि अब देखो कुछ कट रहा है, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, माइनस 3x और ये एक x, ये 3x और एक x, ये 3x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा, और कौन क्या चल रहा है इसके नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, और इसको कर दूं मैं 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल। अब देखो, अब यहां पर होगा क्या, अब क्या कर सकते हैं यहां से आगे, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या होगा, है ना। तो यहां से होगा क्या, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर मेरा बचेगा क्या, देखो अगर मैं 3/2 में से 1/2 माइनस करूंगा तो ये मेरा कितना बचेगा, में से 1/2 घटाता हूं तो मेरा कितना आएगा 1। तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा 3x स्क्वायर, यहां पर कितना होगा 3x स्क्वायर, और नीचे क्या था, नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 और इसकी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब यहां पर क्या देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये है स्क्वायर है ना,
और दो स्क्वायर जब ऐड होते हैं, जब दो स्क्वायर ऐड होते हैं तो वो क्या कभी जीरो के इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ऐसे ये भी टर्म जो है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, ना ही ये जीरो के इक्वल हो सकता है और ना ही ये जीरो के इक्वल हो सकता है। तो फिर जीरो के इक्वल क्या होगा? ये होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल कर दूं तो, है ना, मैं इसको जीरो के इक्वल कर सकता हूं। ये दोनों टर्म जीरो नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर क्या है? स्क्वायर है भैया, और दो संख्याओं का स्क्वायर जब ऐड होता है तो वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो यहां से 2x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर के, है ना। x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2 के, आर स्क्वायर बाई 2 के। तो यहां से x की वैल्यू जो कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर बाई रूट 2, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आर प्लस माइनस आर बाई रूट 2। क्या हुआ कि हमने इसको इस टर्म को हमने जीरो किया है, तो एक्स स्क्वायर में से ये कटा 3x स्क्वायर माइनस हुआ तो कितना आया? माइनस के 2x स्क्वायर, और आर स्क्वायर ऐसे था, इसको जीरो के इक्वल कर दिया, है ना। तो यहां से क्या हुआ? 2x स्क्वायर जो है आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। फिर यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू कितनी आ रही थी? प्लस माइनस आर बाई 2, प्लस माइनस आर बाई 2। वैल्यू क्या थी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? वो ये था। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, देखो ठीक है। तो हमारा ग्राफ क्या बना था? हमारा ग्राफ क्या बना था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो हमारा कुछ ऐसे था, वो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या था? x इज इक्वल टू 0 था, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट थे, ये जो मैक्सिमम पॉइंट थे, यहां पर E मैक्सिमम आ रहा था, E मैक्सिमम आ रहा था इन पॉइंट्स पर। और देखो एक हमारा पॉइंट ये था, यहां पर E मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है वो है r बाई रूट 2 और माइनस r बाई रूट 2। ये माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब भैया कम है क्या? माइनस का मतलब कम नहीं है, माइनस का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो x की वैल्यू क्या है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये रिंग होती थी ना, ये हमारे पास रिंग होती थी, ठीक है, ये हमारे पास रिंग होती थी। तो हम क्या बोलते थे कि यहां से कुछ x डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। तो हमने देखा था कि जब x जो है x जीरो हो रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। एक ये केस पड़ा था। अगर x इन्फिनिटी कर रहे थे, x इन्फिनिटी कर रहे थे, तब भी x की वैल्यू, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही थी, है ना, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी ये, यानी r/2 और माइनस r/2 पर x की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसकी वजह से? रिंग की वजह से। ये जो है बोर्ड में नहीं पूछा जाता भाई साहब, ये जो डेरिवेशन कराई है अभी ये बोर्ड में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी अगर इसका रिजल्ट याद रखना चाहो तो रिजल्ट याद रख लेना, बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाएगी ये डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है हमने थोड़ा नीट और जेईई के लेवल के हिसाब से, ये क्योंकि नीट और जेईई के हिसाब से ये डेरिवेशन जो है वो इंपोर्टेंट डेरिवेशन बन जाती है, इसलिए हमने इस डेरिवेशन को करा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।